आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में जो पेपर हुआ था 27 जनवरी 2019 को हुआ था द्वितीय पाली में, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। पहले सामान्य अध्ययन देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन में पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला रंग। ठीक, जैसे कि पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग है तथा यूपी पुलिस झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक का छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, किसन, उस सादेन, आशिका आदि किताबें लिखी तथा खुसरो ने ही ब्रज भाषा में छाप तिलक सब छीनी नामक कविता की रचना की है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, फिर है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में पद्म विभूषण में सर्वोच्च पद्म विभूषण पदक होता है, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर या राज्य कर को शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। इसमें चुंगी कर जो है वो राज्य में शामिल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 17 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका आविष्कारक दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो इसका 7 अप्रैल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएंगे जार्डोस क्लाउड। जार्डोस क्लाउड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर का, मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था और विलियम जो कुलेन है वो प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का जो है वो आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहले स्पेस दिया है, फिर कह रहा है एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्तिगत का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको पता है कि जो बायो होता है, बायो ये किसी के जीवन के बारे में जानकारी देता है और सेल्फी ऐसे फ़ोटो जिसमें खुद को शामिल किया जाए। और मुखौटा क्या होता है? जो पहना जाता है चाहे मुख पर या शरीर के हिस्से पर। ठीक, तो ये इसमें अवतार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट किस देशों में से किसके निकटतम है? तो ये किसके निकटतम है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है, जो मलेशिया के सबसे निकट है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की हो जाएगी। बोलिविया जो है वो सुक्रे की राजधानी है, वेनेजुएला जो है काराकस की राजधानी है और अर्जेंटीना जो है ब्यूनस आयर्स की, और ब्राज़ील किसकी? ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये काजीरंगा में। जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में, काजीरंगा जो है असम में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल और त्रिपुरा की अगरतला, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो सबसे दूर कौन सा है? आपको पता है कि भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। उपर्युक्त जो बोले हैं उसमें से भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है, ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर है। तो कौन सी हो जाएगी? भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है और सिक्किम में पांग लुबसोल डुबका होता है और बिहार में छठ पूजा होता है। फिर है, निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। ठीक,
आपको पता है कि रास बिहारी बोस ने वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान की राजधानी टोक्यो में की थी, जो इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कार्यवाही कर रही थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में किसानों के द्वारा बैल मतलब वृषभ की पूजा की जाती है, जो श्रावण माह में पिथौरी अमावस्या को पड़ता है, तो वृषभ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अधिकार किसके पास, मतलब अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को देता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, तथा वर्तमान में जो मतलब उस समय जो पेपर हो रहा था उस समय कौन थे, वो थे आर वेंकटरमणी महान्यायवादी थे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। मतलब बासमती चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, जो लंबे चावलों की एक उत्कृष्ट किस्म है, जिसका जो सर्वाधिक उत्पादन वो विश्व भर में नेपाल देश में होता है। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। यह है कि भारत का मूल रूप संविधान जो होता है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। क्या है कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, जिसके मूल रूप की प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ने हाथ से लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकील की पढ़ाई के लिए गए हुए थे। वहाँ भेदभाव के कारण वर्ष 1893 में उनको डबरन से प्रिटोरिया जाते समय जबरन ट्रेन से उतारा गया था, तथा महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तभी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो ये बिहू असम का है, और उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है, और केरल में कथकली, और गुजरात में गरबा। फिर 21 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। फिर आपको पता है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी। इसी के तहत खुले सभी बैंक खातों में 500 ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है। इस योजना का उद्देश्य जो है हर परिवार का जो है बैंक खाता हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे तो 5,000 दिया पर आंसर में 500 दिया है, पता नहीं क्या सही होगा, देख लीजिएगा आप लोग, 5,000 जहाँ तक होगा। फिर देखो 22 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक, मौर्य साम्राज्य की मतलब मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय जो है किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य तथा उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिसकी स्थापना जो है मगध में 325 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन मगध को वर्तमान में बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। एशियन की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। इसमें 10 देश शामिल हैं, लेकिन भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? तो ये भारत ने। ठीक, कैरम विश्व कप 2018 में भारत की महिला टीम और श्रीलंका की पुरुष टीम ने विश्व कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 100वां है। फिर अगला क्वेश्चन कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। पहले 26 का थोड़ा सा देख लीजिए एक्सप्लेनेशन।
कि द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1945 तक हुआ। इस युद्ध में बलिदान दिए भारतीय सैनिकों के लिए प्रशासनिक मुख्यालय का नाम सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। ठीक है। अब 27 नंबर का क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी हरमनप्रीत कौर। मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंदों में 103 रन और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाकर प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहा जाता है, जो अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम होता है। यह रीढ़धारी सभी प्राणियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यह है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो कौन सा? तांबा। आपको पता है कि सोना अलग अलग कैरेट का होता है, लेकिन सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है। लेकिन 14 कैरेट के मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु भी शामिल होता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, यह है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो ये नायलॉन 6। ठीक। मोनोमर के कैप्रोलैक्टम का नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो ये है m1L2T-3। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा का फार्मूला ये होगा, जबकि बल आघूर्ण की विमा क्या होता है? m1L2T-2 होता है। ठीक है। अगला CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जिप्सम का। एप्सम नमक का फार्मूला होता है MgSO4, गंधक सल्फर का होता है S और क्वार्ट्स का SiO4। फिर है अगला क्वेश्चन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में। तो आपको पता है कि वर्ष 1962 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो ये मछली का है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल व नीला रंग तथा पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश का भारत में जनसंख्या में प्रथम स्थान है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। फिर हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का कितना सीटों का योगदान है? तो ये 80 सीट। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीट जो है 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा 403 तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माघ में मेला ये मकर संक्रांति के दिन होता है, खिचड़ी वाले दिन। ठीक। तो 36 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला भरता है, जो मकर संक्रांति के दिन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? तो ये वाराणसी में हुआ। संत कबीर दास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में 1440 ईस्वी में हुआ। मृत्यु उनकी 1518 में हुई थी। इनका लालन पालन जो है नीरू तथा नीमा नामक जो दंपति ने किया था, जिनका संबंध निर्गुण शाखा से है। ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान द्वारा रखी गई। लखनऊ घराना जिसे पूरब घराना भी कहा जाता है, जिसका संबंध जो है तबला वादन से है तथा इसकी नींव जो है बख्शू खान ने रखी थी। ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। तो ये आ गया संख्यात्मक योग्यता। ठीक। इसमें दिया है 2x + 3 अनुपाते 5x + 4 कह रहा 3:4 का त्रिक मतलब 3 गुना अनुपात है, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब x का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कितना दिया है? इसमें दिया है 2x + 3 अपान कितना दिया है? 5x + 4 और अनुपात कितना दिया है? 3:4 और कह रहा है त्रिक
त्रिक मतलब इसको 3 गुणा करो, मैं 3 बार गुणे 3/4। अब इसी को सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी कितना, 12। और कह रहा है कि x का वर्ग ज्ञात करो, तो ये x का 12 आ गया, तो x² बराबर 12 बराबर 144। ठीक, तो ये आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक कितने होंगे। तो कह रहा है कि 5वें विषय में अंक कितना है, 4 विषयों में उसके अंक कितने थे 5वें विषय में, तो 5वें विषय में हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5 गुणे कितना दिया 85% और माइनस कितना पाया है 79 -81 -88 और माइनस का 94। ठीक, कितना ही तो हो जाएगा। तो जब इसको घटा लोगे अब गुणा करके तब आ जाएगा 83। इसका आंसर हो जाएगा 83। यहाँ देखो क्या कहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, तो 5 में से 85, क्योंकि कह रहा है 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए, तो 5 गुणे 85 हो जाएगा। और माइनस जो है कह रहे कि 4 विषयों में उसके अंक जो है जितने दिए हैं उसको घटा दोगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 83 हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। ठीक, इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया, कुल प्रतिशत लाभ बताइए। तो माना प्रत्येक वस्तु का जो है सीपी मान लो, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 100। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125, 25% यहाँ दिया है तो हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य। अब कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का जब विक्रय मूल्य निकालोगे पहली SP तो 125 हो जाएगा और प्लस का 125 और गुणे हो जाएगा 20/100। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 0 0 कट जाएगा और 25 मतलब 5 दूनी 10, 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको पूरा कट कर लेंगे तो आ जाएगा 150। अब दूसरी का निकालो, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 माइनस 125 और गुणे 10/100 और ये आ जाएगा 11.2.5। अब लाभ निकालोगे तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 262.5। ठीक, और माइनस का कितना हो जाएगा 200 और गुणे का 100% और बटे हो जाएगा 100 + 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 62.5% बटे का 2। जब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31.25%। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट के बाद मतलब छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस कितना दिया है, पहले 30 दिया है बटे 100 हो जाएगा। दूसरे में कितना दिया है 10, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा बटे का 100। फिर ये कितने कह रहा है, एक वस्तु जो 945 रुपये में बेची जाती है तो ये जो है 945 के बराबर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तब ये आ जाएगा कितना
जब इसको सॉल्व करोगे तभी आ जाएगा 1500। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है? मूलधन गुणे होता है मूलधन गुणे दर बटे 100 का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दर कितना दिया है? दर दिया है 10/100 और गुणे हो जाएगा ये इतना। जब इसको सॉल्व करोगे तो मूलधन बराबर आ जाएगा 100। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो देखो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या हो जाएगा? जब इसका फार्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंतर बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर स्क्वायर और गुणे का हो जाएगा 300 प्लस दर। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मूलधन कितना दिया है? 3000 गुणे कितना है? 10 गुणे 10 हो जाएगा और गुणे का 310 दिया है बटे 3000, मतलब ये इतना हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 62 रुपये। ठीक है, कट कुट के 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा और 3 जीरो जो है 1 2 3 इससे कट गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना? 36। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 62 रुपये। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ये 45 नंबर का, कह रहा तीन साझेदार यक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है, तो एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना यक्स का लाभ कितना है? के रुपये है। ठीक, तो कह रहा है तीनों ने साझा किया, तीनों ने साझा करके कितना? 3000 रुपये लाभ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है? 3000 रुपये। ठीक, अब कह रहा है कि यक्स का कितना दिया है? कह रहा है यक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और 400 कम है। वाई का हिस्सा कितना दिया है? पहले क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड ने साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपये कम है। तो एक का मान लो एक के हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा वाई का? के प्लस 200 हो जाएगा, 200 कम है, और प्लस के प्लस 400, ये 3000 हो जाएगा। ठीक, अब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 800 हो जाएगा। के की वैल्यू 800 आ जाएगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 800। तो 800 को डिवाइड करो तो 800 में जो है कितना हो जाएगा? इसका निकल आएगा जो है 4, एक निकल आएगा 5 और 1200 का कितना हो जाएगा? 8 एक हो जाएगा 800 और एक हो जाएगा 1000 और एक हो जाएगा 1200। ठीक, तो इसका 400 निकल आएगा, इसका 5 और इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड का मान पूछा है, तो इसका के हो जाएगा और इसका कितना था? के प्लस 200 और कितना था? के प्लस 400।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अब 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो वर्ष में ज्ञात करना है तो देखो अभीष्ट औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो कह रहा है एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे, कह रहा है यदि माता पिता की औसत आयु 36 तो माता पिता 2 लोग हैं तो 36 और प्लस बच्चे कितने हैं 3 गुणे, कह रहा है परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 और बच्चों की औसत आयु कितनी है 10 दी है और बटे कितना हो जाएगा 2, ये माता पिता और 3 बच्चे 5 लोग, इतना। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 102 ऊपर आ जाएगा और नीचे 5, और जब इसको करोगे 20.4 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत जो है कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी। शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई हो तो माना मतलब 6 कितना दिया है, माना शेष 6 वस्तुओं का औसत लागत कीमत मान लीजिए x है। ठीक, कितना हो जाएगा x, क्या मानेंगे कि माना शेष 6 वस्तुओं की औसत लागत कीमत कितनी है x है। तब यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 गुणे 16 और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स मान लो क्योंकि इसका दिया नहीं है और बराबर कितना हो जाएगा कह रहा 18 वस्तुएं 15 रुपये की औसत कीमत, तो 18 गुणे 15, जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। अब x की वैल्यू 13 आ गई। ठीक, तो ये यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है। क्या, जो ए है वो कितने दिन में, 8 दिन में। फिर कह रहा है जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी कितने में दिनों में, 12 दिन में। और सी वो कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, तो सी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना है ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए। ठीक, इसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो है, एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये कुल काम हो गया 24, ये तो समय। ठीक, ये समय हो गया समय। अब कार्य क्षमता निकालोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब सी द्वारा लिए गया तो 8 त्रिक 24, ये सी वाला। ठीक, 24 बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 बटे 3, 3 बटे 24, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले जो है 120 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि दूरी समान हो तो औसत चाल कितना होता है 2 गुणे चाल, लिख लीजिए 2 गुणे चाल, चाल इंटू चाल अपन चाल प्लस चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे पहला चाल कितना है 60। ठीक, और गुणे दिया है 80 और नीचे जुड़ जाएगा 60 प्लस
80 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तब ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है 50 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति कितनी होगी। तो पहले मान लीजिए माना जो है गति क्रमशः कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा ये, और ये 11x हो जाएगा। तब पहली कार की गति कितनी हो जाएगी, कितनी दी है 500 बटे कितने घंटे में 10 घंटे में, तो 0 0 कट गया, मतलब 50 बचा। अब 50 किलोमीटर ये कितने में 10 घंटे में, तो 10x बराबर 50 जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा कितना है, दूसरे कार की गति 11x है, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ जाएगा 55। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 51 में क्या करेंगे, जैसे प्रश्न में दिया है तो उसको मान लेंगे कि माना गोले तथा सिलेंडर की त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, R1 व R2 हो जाएंगी। फिर गोले का आयतन बराबर कर दो सिलेंडर का आयतन। ठीक है, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है इधर देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R² होता है, तो R की जगह पे R1 का स्क्वायर कर दो, और बराबर सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर कर दो, और इंटू एच के, तो पाई R² एच होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ से पाई और पाई कट कर दो। ठीक, और R1 की वैल्यू कितनी दी है 9, तो यहाँ 9 क्यूब हो जाएगा, और बराबर इधर 3 का स्क्वायर इंटू एच। जब यहाँ से एच की वैल्यू निकालोगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 108 आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 52 नंबर का कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाजित 4 अंकों वाली न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले आप क्या करोगे 6 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे कह रहा है 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के, तो इसको 6 से विभाजित कर दो और 4 अंकों की छोटी संख्या ही हो जाएगी। जब इसको करोगे तो 1 जा ले जाओ, 6 कम 6 हो जाएगा, इसमें 4 बचा और 0 उतार लो, तो फिर छक्का ले जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, छक्का 36, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर ये वाला 0 उतर जाएगा, तो 40, फिर छक्का 36, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 36, और यहाँ पे बचा 4। अब कह रहा है तब जब इसमें 4 में 2 जोड़ दोगे तब ये जोड़ने पे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब कह रहा है अतः वह संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1000 + 2 = 1002 हो जाएगा। वही संख्या जो होगी जो पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अब कह रहा है 11 से विभाजित, यहाँ देखिए कह रहा है 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल। तो 5 अंकों वाली निकाल लो, यहाँ पे देखो अब 5 अंकों वाली निकाल लो। ठीक है, तब यहाँ 11 से 5 अंकों मतलब 1 2 3 4 0 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ हो जाएगा 9, 11 9 क्या हो जाएगा 99। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 उतार लो, 2 0, तो यहाँ पे 1 0 उतारना पड़ेगा, तो फिर 11 9 99 हो जाएगा।
अब यहाँ पे बचा 1, तो 1 में अगर हम 10 जोड़ दें तो ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी, जब इतने में 11 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है इनके अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 0 + 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको ऐड करेंगे, फिर इनटू करो, अब इसके वाले को मतलब ये वाले को ऐड करो, तो ये आएगा 1 + 0 + 0 + 1 + 0। जब इसको ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 6, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 6। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन दिया है कि 53 नंबर, कह रहा है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इधर देखो 9 9 9 9 और 9 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ठीक, इतना छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है इनका अंतर, तो घटा दो इसको, तब ये कितना हो जाएगा 9 9 9, और इसमें क्या हो जाएगा 9 में से गया 8 और 1 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 ही थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे का 16 नोटबुक मिलती। कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, तो कुल कितनी बांटी जाएगी, पहले देखिए प्रश्न में दिया है, कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या के 1/8 थी। तो पहले बच्चों की संख्या मान लो 8 है, कितनी 8 x मान लो। अब कह रहा है प्रत्येक बच्चे को, मान लो कि प्रत्येक बच्चे को x नोटबुक मिली है, तब इसको सॉल्व कर लो। कह रहा किसी बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या 1/8। ठीक, तो इनटू हो जाएगा x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर में 8x/2 इंटू 16 हो जाएगा। जब यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 8। अब कह रहा है कुल नोटबुक की संख्या कितनी दी है, तो यहाँ पे कुल नोटबुक की संख्या हो जाएगी 8x इंटू x। ठीक, तो यहाँ पे 8 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 8 64 512, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 55 नंबर का। ठीक, 55 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि यक्स इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट से जाता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उस इमारत के 91वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है और 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन गतियों से यात्रा करना जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। तो पहले इसको मान लो कि माना कि यक्स तथा वाई को मतलब मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो एक दिया है यहाँ पे 51 माइनस जब 11 करोगे और बटे करोगे 57 + 63 तो हो जाएगा 40/120, और इसको जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3। आप लोग लगा लीजिएगा, हम समझा देंगे बाद में। फिर कह रहा है कि यक्स जो है वो 1/3 मिनट में दूरी तय करेगा। कितना करेगा, 57 × 1/3 हो जाएगा, तो ये 19 मंजिल हो जाएगा। अब जब यक्स तथा वाई मिलेंगे तब कितना हो जाएंगे, यक्स की वैल्यू 11 और वाई की 19 हो जाएगी, तो टोटल मिला के 30 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ये वाला। ठीक, फिर है 56 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यक्स के पास बैंक खाते में 100.82 रुपये का शेष है
फिर है 74.35 रुपये जमा करने पर 50.17 रुपये निकालने के बाद वो अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपये की कितने जो चॉकलेट है वो खरीद सकता है। तो चॉकलेट की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले देखो इतना कर दो यहाँ पे देखो 10.82 और प्लस कितना दिया ये 74.35। ठीक, अब माइनस करो, इसमें से कितना कह रहा है, इतना निकालने मतलब 50.17 और बटे कह रहा है 5 रुपये। ठीक, तो 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर का कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ दिया है 12, 20 और 24। जब इसका लासा निकालोगे इनका तो हो जाएगा 120 और 120 में कह रहा है क्या 8 शेष बचता है। अगर 8 इसी में जोड़ दो तो शेष नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा बराबर 128। ठीक, 128। अब कह रहा है कि 12, 20 और 24 का जब लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तब वो 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना 12, 20 और 24। ठीक, तो वो हो जाएगा कितना 120। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 में 8 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा। 57। अब 58 देखते हैं। ये मानसिक योग्यता क्वेश्चन। ठीक, इसमें कह रहा है, यहाँ से देखो, कह रहा है कि अपने घर से यक्ष उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। क्या, यक्ष उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर। ठीक है, मान लो उसका घर यहाँ पे है, वो जो है उत्तर दिशा में कितना चला 15 किलोमीटर। यहाँ ना बनाओ, एक सेकेंड यहाँ पे बना लो। मान लो यहाँ पे यक्ष का घर है और वो कितना चला है 15 किलोमीटर। ठीक, यहाँ चल दिया 15 किलोमीटर चला उत्तर की तरफ, क्योंकि आपको पता है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम होता है। फिर कह रहा है फिर वो पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। तो ये पूर्व की तरफ मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला। ठीक, फिर अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वो 10 किलोमीटर चला। पश्चिम की तरफ मुड़ता हुए 10 किलोमीटर चला। ठीक, अब वो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, घर यहाँ पे है। ठीक है, तो कितना घर के उत्तर दिशा में है। देखो यहाँ पे वो आया है और ये उधर, इसका मुंडी उधर है, तो ये उत्तर दिशा में। अगर ऐसे कर लो तो ये उत्तर ही दिशा तो है, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 59 कह रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद यक्ष दाहिनी ओर मुड़ गया। कितना 4 किलोमीटर चलने के बाद, मान लो ये यक्ष जा रहा है, ये 4 किलोमीटर चलने के बाद वो दाहिनी मुड़ गया। ठीक है, दाहिनी मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ये कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। मतलब इसका बायां क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वो उत्तर की ओर बढ़ रहा था। ये उत्तर की ओर जो है बढ़ रहा था। ठीक, बढ़ रहा था। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की। तो यक्ष ने अपनी यात्रा उत्तर दिशा में ही शुरू की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। घर से निकलकर जो ए है वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चला। मान लो उसका घर यहाँ है, वो उत्तर की तरफ कितना चला 10 किलोमीटर। ठीक, फिर दाहिने ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चला।
इसका जो दाहिना, ठीक, दाहिना किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो वो 5 किलोमीटर चला। और फिर दाहिने मुड़कर वो जो है 10 किलोमीटर चला। दाहिने वो फिर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। उसके बाद वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वो क्या करा, यहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। सीधे घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगेगा, 5 चलेगा, तो 5 ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पहुँचा है वो, और यहाँ से उसकी दूरी ये 10 है और ये 5 है, 10 5 15 हो जाएगा। तो इसका घर वहाँ यहाँ था, तो ये 15 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। ठीक, घंटा जो है उत्तर की ओर होता है। मान लो एक घड़ी है, ठीक, यहाँ पे एक घड़ी बना लो, उत्तर की तरफ कह रहा है कि रात के 9 बजे, यहाँ पे 9 बज रही है, मान लो यहाँ पे उत्तर की ओर, ठीक, ये 12 यहाँ पे हो जाएगा, ये 12 ये 9। कह रहा है कि रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। सुबह बजा दो एक घड़ी में, सुबह के, मान लो यहाँ पे 6 बज रही हैं, ठीक है। कह रहा है सुबह के 6:30, मतलब एक बड़कई बस सुई इधर होगी और ये जो है कितना कह रहा है 6:30, तो ये छोटी भी यहीं सुई होगी, इतना बज रही है। इतने मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। तो ये उत्तर था, तो ये पश्चिम हो जाएगा, पश्चिमी तो होगा। ऐसे करोगे तो मतलब ये उत्तर है, अगर इसको उत्तर मानोगे तो इधर का दक्षिण हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो जो 6:30 मतलब 6:30 बजे मिनट की सुई कितनी होगी, पश्चिम दिशा में हो जाएगी, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। क्या हो जाएगा, पश्चिम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हो जाएगा पश्चिम। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत लंबा, इसको पढ़ो, कथन और कारक। यहाँ पहले कथन देखते हैं। कह रहा है कि गुणवत्ता का मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। निष्कर्ष क्या दिया, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। निष्कर्ष दिया है अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। तो इसमें क्या है कि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो सही है। निष्कर्ष फर्स्ट ये वाला, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी, ठीक, जल्द ही सुधर जाएगी। और इसमें क्या कह रहा है, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, तो ये सही है, ठीक। अगला 63 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको तय करना है कि कौन सा तर्क जो है सही है और कौन सा समर्थन करता है, कौन नहीं। तो कथन दिया है कि क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। तर्क दिया है नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। दूसरा तर्क है कि हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, लॉटरी द्वारा राजस्व भी जो है प्राप्त होता है, साथ ही सरकार को जुए को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तर्क फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों तर्क संगत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि सरकार को राजस्व नहीं, मतलब नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। और इसमें कह रहा है कि सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक, तो ये दोनों सही हो जाएगा। फिर 64 नंबर का क्वेश्चन है। अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। कथन दिया है, एक सेकंड इधर देखें, हाँ, पहला कथन दिया है कि यक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है उनकी कुछ पुस्तकें ABC पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई है। निष्कर्ष पहले पढ़िए। कह रहा है ABC प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। दूसरा दिया है कि कह रहा है कि लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। और थर्ड आप निष्कर्ष दिया है ABC पब्लिशिंग कंपनी X द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल जो है बी सही हो जाएगा। ठीक, क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ, केवल जो है निष्कर्ष सेकंड जो है ये वाला, ये अनुसरण करता है। क्या कह रहा है कि निष्कर्ष सेकंड जो है वो क्या कह रहा है कि लिखी गई कुछ पाठ्यपुस्तकों को ABC पब्लिशिंग कंपनी के अलावा कुछ अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन 65 है कि शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। तो इसमें से ये वाला जो है, ये शब्द के सभी अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार है, क्योंकि बी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, वाई आता है और सब में अलग अलग दिया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक मतलब वर्ड दिया हुआ है, कह रहा है इस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देखो कि इसमें कौन सा मीनिंग है, मतलब अक्षर है जो इन मीनिंगों में नहीं है। तो इसमें देखो EAGLE जो है डी ऑप्शन, वो इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखो ई नहीं है, मतलब ई तो है, और ए देखो ए इसमें है, ठीक, और जी देखो जी इसमें भी है, और यल देखो इसमें जो है यल नहीं, यल भी है, और फिर ई इसमें एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए नहीं बनेगा, और सब बन जाएंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि इसमें देखो ई अक्षर जो है, इसमें ई अक्षर जो है केवल एक आया है, ठीक, और इसमें ई जो है 2 बार आया है, इसीलिए। फिर है अगला क्वेश्चन 67 कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कह रहा है दर्जन 12, तो स्कोर का क्या होगा, तो जिस प्रकार 12 वस्तुओं के समूह को दर्जन कहते हैं उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 20 वस्तुओं के समूह को स्कोर कहते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है ठेकेदार इमारत, इसका क्या हो जाएगा, तो जिस तरह इमारत को ठीक करने का कार्य जो होता है वो ठेकेदार करता है, उसी तरह से जूता सिलने का कार्य जो होता है वो मोची करता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ए है, ए में 4 से गुणा करोगे तब यहाँ पे डी मिल जाएगा, ठीक, और जब बी में 4 से गुणा करोगे तब एच मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब डी से आप 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा पी, और ई में जब 4 से गुणा करोगे तब यहाँ मिल जाएगा टी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखो यहाँ जो यम है, यम में यम मतलब हो जाएगा क्या, 1, तो अगर आप 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे यन मिल जाएगा, ठीक, और फिर ए में +2 करोगे तब सी मिल जाएगा। ऐसे ही जब 1 1 बढ़ाते जाओगे, सी में जब आप 5 ऐड करोगे तो यहाँ एच मिल जाएगा, आई में क्या करोगे 4 ऐड करोगे, और जी में जो है जी में +3 ऐड करोगे तब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे इसी तरह जब आप करोगे डब्लू में 1 ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा, डब्लू में जब 1 ऐड करोगे तो एक्स मिल जाएगा, और आई में जब 2 ऐड करोगे तब के मिल जाएगा, और ऐसे ही जब टी में +3 ऐड करोगे तब डब्लू मिल जाएगा। तो इसमें देखो एक्स के डब्लू किसी में है, एक्स के डब्लू इसमें ए ऑप्शन में, तो यही वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात कर लीजिए, 11 है यहाँ पे, तो 11 में +3 ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, 14 में +5 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, 19 में +7 ऐड करोगे 26 हो जाएगा, 26 में जब 9 ऐड करोगे 35 हो जाएगा, 35 में अगला 9 मतलब 11 ऐड करोगे तब 46 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y माइनस एक्स का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखो 10 है, 30 मतलब 10 में 3 से गुणा करो तो 30 आ जाएगा। 30 में जब -10 करोगे तब यहाँ 20 हो जाएगा। ऐसे ही जब 20 में 3 से गुणा करोगे तो 20 दूने चले बीते 60 हो जाएगा, और 60 में -10 करोगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही अब 50 में 3 से गुणा करोगे तो 150 हो जाएगा। 150 में -10 करोगे तो यहाँ पे 140 आ जाएगा। y तब कह रहा y माइनस एक्स, तो y का मान दिया है 140 और माइनस एक्स का 60, तो घटाओगे तो हो जाएगा 80। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया है 15, 15 में +2 करोगे तब क्या हो जाएगा, 15 में +2 करोगे तो 17 हो जाएगा। 15 में +2 करोगे 17 हो जाएगा। अब 17 में +2 करोगे तब 19 हो जाएगा। 17 में 2 करोगे तो 19 हो जाएगा। 19 में +2 करोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक, 21 हो जाएगा। और 21 में +2 करोगे तो अगला क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ऐसे ही 28 में -3 करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, और 25 में -3 करोगे तब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में -3 करोगे तब 22 में -3 करोगे तो 19, और 19 में -3 करोगे तो 16। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23 और 16। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। तो यहाँ डी है, डी में -1 करोगे तो सी आ जाएगा। सी में -2 करोगे तब ये आएगा। और जब ए में -3 करोगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स में -4 करोगे तो टी आ जाएगा। ठीक, इसी तरह जब आप डब्लू वाला करोगे, डब्लू में -1 करोगे तो वी हो जाएगा। बी में -2 करोगे तब यहाँ पे टी हो जाएगा। टी में -3 करोगे तो हो जाएगा क्यू। क्यू माइनस जो है 4 करोगे तो एम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1 देखो, 1 है यहाँ पे। 1 में जब क्या करोगे, +2 करो। 1 में जब आप +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 में +2 करोगे तब यहाँ हो जाएगा 3, और 3 में -2 करोगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में जब क्या करोगे, 5 में जब +2 करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे दिया है बी, और बी में जब +6 करोगे तब क्या हो जाएगा बताओ, गिन लेना। जब इसमें +6 से लगाओगे तब यहाँ पे निकल के आ जाएगा TVX7 हो जाएगा। ठीक, ये सी ऑप्शन। ठीक, लगा लेना आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कौन सा पूरा करेगा, यहाँ यस है। यस में +1 करोगे तो टी हो जाएगा। टी में -2 करोगे तो आर हो जाएगा। और आर में +3 करोगे तो यू हो जाएगा। यू में जब 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू में +5 करोगे तो बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, क्यू और बी। अब आज गया मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। कह रहा है कि यहाँ पे प्लस कह रहा है कि कोड भाषा में प्लस माइनस को प्रस्तुत करता है, मतलब प्लस बराबर हो गया गुणे, और कह रहा है माइनस जो है वो प्लस को डिनोट करता है, और गुणा जो है वो जो है डिवाइड को डिनोट करता है, और प्लस जो है वो माइनस को। अब ये जो दिया है उसको सॉल्व कर लो। दिया है 4, प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा गुणे 2, माइनस की जगह पे +9, गुणे की जगह पे डिवाइड 3, और डिवाइड बाई 6। तो डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड की जगह पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 6। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तब यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 5। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। फिर अगला क्वेश्चन,
78 नंबर का कह रहा है कि एक शब्द दिया है, उसको कह रहा है ऐसे कूटबद्ध किया गया है, तो LIE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो ये जो यन है, एक सेकंड, ये यन जो है उल्टा शब्द सब लिखे हैं। यन का यम लिखा है, ए का जेड लिखा है, यू का यफ लिखा है, मतलब ये सब विपरीत शब्द लिखे हैं। तो ऐसे ही जब आप निकालोगे LIE का, तो यल का ओ हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, ई का वी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 79 जो दिया है इसका मान पूछा है कितने का, ये आप सॉल्व कर लीजिए। इसको कह रहा है P@Q, तो यहाँ इसे P@Q का अर्थ है कि P जो है वो Q का पुत्र है। P पुत्र है, P पुत्र है किसका, Q का, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। P पुत्र है Q का, तो Q हो जाएगा। अब कह रहा है Q इंटू आर, तो Q इंटू आर कहाँ है, ये देखो यहाँ पे Q इंटू आर का मतलब है कि Q आर की माँ है। Q जो है माँ है किसकी, ये Q माँ है, ठीक है, आर की माँ है, ठीक। Q माँ है, ये माँ हो गई, ठीक, किसकी, आर की। तो मान लो इनका भी कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो आर की माँ है। फिर कह रहा है कि आर हैज का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आर हैज, देखो इसमें आर हैज का अर्थ है कि आर भाई है, ठीक है। आर जो है ये भाई है, ये आर जो है भाई हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ PS का भाई है, P जो है वो ES का भाई हो ही जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये माँ हो गई, ठीक, और माँ इसका बेटा P हो जाएगा, और P इसका R का भाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ES भी दिया है, ठीक, तो PS का भाई लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि P%Q, इसमें भी सॉल्व कर लीजिए। ये कहाँ गए सॉल्व करने वाला, हाँ, पहले ये ऑप्शन को लेके चलिए। कह रहा है P/Q, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, A आ जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। फिर कह रहा है कि A ने कहा B से कि तुम मेरी पत्नी, तो तुम मेरी पत्नी, मान लो यहाँ पे A है, उसको कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी मतलब इसको माइनस से कर दो, ठीक है, तुम मेरी पत्नी की पुत्री, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो। तब इसको जब बनाओगे इस तरह, तब आप बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और इसका पति कौन हो जाएगा, और फिर इसकी पुत्री हो जाएगी कौन, B, अतः B A की पोती हो जाएगी, ठीक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिए गए आकृति चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, अतः आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो पुरुष नहीं है, तो दिए गए जो आरेख है इसमें EHI, देखो EH, ठीक, ये देखो EH और I और क्या है G, ये G हो जाएगा। और F कहाँ गया, ये कौन है, ये सब जो है वो अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है, ठीक है। फिर देखो अगला, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो D ऑप्शन क्योंकि
इसमें पिता और डॉक्टर और महिला ये सब हो सकते हैं, ठीक है। फिर 84 नंबर का क्वेश्चन है कि रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है? तो देखो इसमें देखो, अगर देखोगे तो केवल 3 ही वर्ष ऐसे हैं जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में अधिक पासपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 500 है, 500 से 650 हो गया, फिर यहाँ पे 650 से नीचे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पे ज़्यादा हुआ और एक यहाँ पे ज़्यादा हुआ, ठीक। तो 3 वर्ष जो है ये ज़्यादा पासपोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 85 नंबर। ये देखो, इसमें में दिया है, आरेख दिया है 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? तो देखो, अभीष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? ए का घनत्व अनुपात बी का घनत्व हो जाएगा, ठीक। तो ए बराबर 50 है और बी बराबर 150। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1:3। ये सब हम अलग मतलब मैथ का क्वेश्चन एक अलग मतलब रफ में लगा के फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये 85 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। 86 भी एक चार्ट दिया है, उसमें कह रहा है, पहला पाई चार्ट दिया है, पहले वाले में देखना, किसी व्यवसाय में 4 भागी द्वारा दिए गए निवेश को लाख रुपए में दिखाता है। पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों की संख्या को दिखाता है। इस कारोबार ने 24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है और बाकी आधा काम किए गए घंटों के अनुपात में जो है डी को कितना प्राप्त होगा लाख रुपए में। तो डी का लाभ कितना हो जाएगा? यहाँ पे डी दिया है, कितना दिया है? 24 लाख। 24 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। तो 24 1 2 3 4 5 जीरो और बटे कितना हो जाएगा? 2 और गुणे 20 और बटे का 100 और प्लस का कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा 24 5 जीरो बटे 2 और गुणे कितना है? 17/100। जब इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा 4.44 लाख, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला 87 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो पेपर जो है वो सभी से भिन्न है क्योंकि अन्य सभी में प्रयोग लिखने या रंगने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब हम 88 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द चुनिए। तो देखो ये वाला जो है सी ऑप्शन, इसमें +2 ऐड किया गया, मतलब जी में +2 करोगे तो आई आ जाएगा, आई में +2 करोगे तो के आ जाएगा, बाकी सब में माइनस किया गया है 2, ठीक। फिर 89 नंबर का क्वेश्चन देखो। 89 नंबर का क्वेश्चन है कि उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। मतलब सी को छोड़कर अन्य सभी में वृत्त जो है, वृत्त और जो डॉट है इसकी संख्या समान है, ठीक। फिर देखो अगला क्वेश्चन, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है अन्य सभी से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी में 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं। देखो एक इसमें ओ आई ई, इसमें 3 स्वर हो गए। इसमें 1 2 और 3, इसमें भी 3 स्वर हैं, इसमें भी 1 2 और 3 स्वर हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 1 2 ही स्वर हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है
कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे नींबू खट्टा होता है और आइसक्रीम कैसी होती है, मीठी होती है। फिर है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या के उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये देखो जो 31 25 है, ये 5 का जब 5 बार घात करोगे तो ये हो जाएगा 31 25। और ये किसका, ये जब 0.2 की घात 5 करोगे तब ये जो है इतना मान निकल के आएगा। ठीक, फिर ये 2 की घात 5 है और ऐसे ही जब 0.5 की घात जब 5 करोगे तब यहाँ पे मान आ जाएगा कितना, 0.03125 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से एक उस आकृति का चयन करें जिससे प्रश्न आकृति निहित है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जब खोजोगे तो ये वाला मिल जाएगा। देखो ये वाला जब बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये सेम वैसे ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसमें से ये वाला पैटर्न करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है ये 96 क्वेश्चन कह रहा है कि उस आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा और डॉट का विपरीत ये हो जाएगा, एक छोड़ के होता है। और फिर इसके बाद में ये वाले का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। और तो आपको पता है कि जो फलकें जो है प्रश्न में एक दूसरे के विपरीत होती हैं वह उत्तर में एक साथ नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो है ये सी ऑप्शन में क्या है, एक तो ये डॉट है और ये दूसरा चतुर्भुज है। तो डॉट और चतुर्भुज एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये फलकें साथ आ रही हैं, इसलिए गलत है। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए प्रश्न जो 97 से लेकर 99 तक उसका आंसर दीजिए। तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि आवंटन के समय किसी परिवार को आवास भूखंडों के आवंटन की शर्तें निम्नलिखित हैं। ए दिया है कि परिवार में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए जिसमें से केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। दूसरा अब बी दिया है परिवार की मासिक संयुक्त आय जो है 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी दिया है परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। डी है परिवार के किसी भी सदस्य को अन्य किसी योजना का लाभ ना मिलता हो। ई ऑप्शन है कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई आवासीय संपत्ति ना हो। फिर हालांकि अगर कोई परिवार इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। तो पहले ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा, बी दिया है कि उपरोक्त और यदि संयुक्त आय में पेंशन शामिल है तो पेंशन राशि कटौती योग्य है। फिर दूसरे का सी दिया है कि उपरोक्त और यदि कोई समस्या यदि कोई सदस्य कारावास से रिहा हुआ हो तो मामला केंद्रीय पुलिस स्टेशन को जाता है। फिर तीसरे का कह रहा है कि ई उपरोक्त और यदि उसी किराए के घर में 7 वर्षों से अधिक समय तक रह रहे हैं तो इसे स्वामित्व की आवासीय संपत्ति माना जाना चाहिए। उपरोक्त मानदंडों और नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले में कार्यवाही का निर्णय लें। आप कुछ भी अपने आप से मान नहीं सकते हैं। ठीक, अब इतना पढ़ने के बाद दिमाग में रखिए फिर आंसर दीजिए। कह रहा है कि परिवार ए में पिता, माता, दादा और दादी
2 बच्चे हैं। 3 वर्ष पहले पिता को दंगों में 2 वर्ष की जेल हुई। पिता प्रतिमाह 2,000 रुपये कमाता है और दादा को प्रतिमाह 7,000 रुपये की पेंशन मिलती है। परिवार के अन्य किसी सदस्य की कोई कमाई नहीं है। परिवार को अन्य कोई छूट नहीं मिलती है और उनकी ना ही स्वयं के स्वामित्व की कोई संपत्ति है तथा वह पिछले 5 वर्ष से उसी घर में किराए पर रह रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। क्यों सही हो जाएगा सी? क्योंकि जो प्रश्न में दी गई जानकारी अभी जो पढ़े थे, कोई व्यक्ति कारावास से रिहा हुआ तो मामले को केंद्रीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाना चाहिए, इसलिए। ठीक। अब 98 है कि परिवार बी में दादा, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और उनकी बहू तथा उनका नाती है। परिवार का कोई भी सदस्य कमाता नहीं है। परिवार दादा की प्रतिमाह जो है 30,000 रुपये की पेंशन से चलता है। परिवार में किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही उनके पास आवासीय संपत्ति है तथा उन्हें अन्य कोई भी छूट नहीं मिलती है। किराए के घर में 30 वर्ष से रह रहे हैं। जब दादा की शादी हुई थी, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब भूखंड रद्द किया जाए। क्योंकि परिवार में जो बी वाला है, बी ऑप्शन अभी उधर पढ़िएगा, बी का भूखंड रद्द किया जाएगा क्योंकि इसमें 2 विवाहित हैं, जबकि प्रश्न में दी गई जानकारी जो है उसमें केवल एक विवाहित जोड़ा होना चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि परिवार की कुल मासिक आय 26,000 रुपये है, जिसमें विधवा दादी को मिलने वाली 3,000 रुपये की पेंशन भी शामिल है। शादीशुदा जोड़े का एक 3 वर्षीय पुत्र भी है। परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं है, न ही इनके पास आवासीय संपत्ति है तथा इन्हें अन्य कोई छूट भी नहीं मिलती है। वे पिछले 6 सालों में किराए के घर में रह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि चूंकि परिवार के पास आवासीय संपत्ति नहीं है, इसलिए भूखंड आवंटित किया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो ए। ठीक। तो क्योंकि प्रश्न आकृति में अगले स्थान पर बी इसलिए आया है क्योंकि आकृतियाँ जो है वो क्लॉकवाइज घूम कर अपना स्थान बदल रही हैं। देखो, पहले जो है यहाँ था, ठीक है, फिर क्या हुआ? पहले फिर से घूम रही है, तो ये चीज़ जब यहाँ है तो अभी घूम के यहाँ आएगी। ठीक। तो इसीलिए ये यहाँ अब आएगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है कौन सा? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें जो है ये वाला 100 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें क्या हो जाएगा कि जो आकृति दी गई है, तो दी गई आकृति में अगले स्थान पर उत्तर आकृति ये इसलिए आई है क्योंकि प्रत्येक पिछली आकृति को जो है 90 डिग्री घड़ी के विपरीत घुमाया गया है। मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया गया है, तब बनी है। ठीक है, घड़ी जैसे इधर को चलती है ऐसे, और लेकिन इसको ऐसे घुमाया गया है। ठीक, इसलिए तो इसलिए ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब 101 में क्या है? इसमें क्लॉकवाइज घुमा कर बदला गया है। ठीक, इसमें क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 102 है। इसमें कह रहा है कि दी गई छवि को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप जब जितनी रेखाएं बनी है इस चित्र में इसको काउंट करेंगे तो उसमें 15 आएंगी टोटल। तो आप इसको जब काउंट करेंगे तो काउंट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, एक सेकंड, देखो ये 1 हो गया। ठीक, और फिर 1 के बाद ये 2 हो गया, 2 के बाद ये जो है 3 हो गया, 3 के बाद ये 4 हो गया, 4 के बाद ये 5 हो गया, 5 के बाद ये 6 हो गया, 6 के बाद ये जो है 7 हो गया, 7 के बाद जो है
ये हो गया 8, 8 के बाद ये 9 हो गया, 9 के बाद ये 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 हो गया, 11 के बाद ये 12 हो गया, और 12 के बाद में ये 13 हो गया, 13 के बाद ये 14 हो गया, 14 के बाद ये 15। तो टोटल 15 जो है रेखाओं की आवश्यकता होगी। फिर अगला क्वेश्चन, ये कौन नंबर है? 102, 103 नंबर का क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि यदि एक दर्प को रेखा यमन पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि होगी। तो दर्पण में आकृति का बायां भाग दाईं ओर एवं दायां भाग जो है बाईं ओर दिखाई देता है, अतः आकृति कौन सी? बी सही दर्पण छवि होगी, बी ऑप्शन, ठीक, क्योंकि ये वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिखाए प्रश्न आकृति के अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया है, दी गई उत्तर आकृतियों से इंगित करें और इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा उसको करें। जब इसको आप मतलब कागज़ को मोड़ने के बाद पंच किया जाता है तो उसे खोलने के बाद जो है इस तरह दिखाई देगा। आप कट करके खोल लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो आपको पता है कि इसमें से पहले कौन सा आएगा? इसमें से सब में पी है, इसमें भी पी है, सब में पी है, मतलब इसमें पी, इसमें पी, इसमें पी, इसमें पी, तो पी तो आना ही चाहिए। फिर ओ, ठीक, तो इसमें ओ है, तो सब में देखो ओ है, ये हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा थर्ड वाला, ये वाला आएगा, क्योंकि LUT है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा POACHER, मतलब चौथे नंबर वाला ये वाला आएगा, मतलब ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा ये वाला हो जाएगा, और चौथा ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्लूटोनिक हो जाएगा, ठीक। ये प्लूटोनिक कौन सा सही हो जाएगा? प्लूटोनिक। कह रहा है कौन सबसे पहले आएगा, तो प्लूटोनिक आएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो आपको पता है कि इसमें जो है रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन, नेक्टर, तो इसमें आपको पता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, देखो OM, तो OM से शुरू हुआ है, ऐसे TE तो टेलीफोन्स हो गया, ऐसे NE तो ये नेक्टर हो गया, ऐसे AR से कौन सा शुरू होगा? तो एट्री, ठीक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो इसमें देखो D में +4 ऐड करोगे तो T हो जाएगा, और F में +4 करोगे तो V हो जाएगा, और E में +4 करोगे तो U हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते जब जाएगा सम में करोगे तो हो जाएगा, ठीक। जैसे D में जब +4 करोगे तो H हो जाएगा, F में +4 करोगे तो J हो जाएगा, E में +4 करोगे तो I हो जाएगा। ऐसे जब सबको कर लोगे तो लास्ट में यही मिल जाएगा, डी ऑप्शन। अब 108 नंबर का क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो आपको पता है कि M एक स्थान पीछे की तरफ खिसक रहा है, तब विकल्प B सही हो जाएगा। M एक स्थान पीछे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है। पहले यहाँ था, अब यहाँ 2M हो जाएगा, यहाँ पे 3M हो गया, यहाँ पे 4M हो जाएगा, यहाँ पे 5M हो जाएगा, ठीक। फिर ये 109 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर और श्रेणी को पूर्ण करें। तो 109 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें -4 दशमलव जो ये वाला है ये,
-4.5 में जब +1.4 ऐड करोगे तब आ जाएगा -3.1, और -3.1 में +1.4 ऐड करोगे तो -1.7 आ जाएगा, और -1.7 में +1.4 ऐड करोगे तो 0.3 आ जाएगा माइनस का। फिर -0.3 में जब +1.4 ऐड करोगे तब आ जाएगा 1.1। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन होगा। तो तीसरा दिन सोमवार है तो 21वें मतलब 21 के 4 दिन पहले कौन सा तारीख हो जाएगा, 17 तारीख हो जाएगा। 17 में से 3 घटाओगे 14 हो जाएगा, और 14 से को 7 से भाग दोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 0 ऐड कर दो तो सोमवार में 0 ऐड करोगे तो सोमवार हो जाएगा। इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक शब्द अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो देखो y जो दिया है यहाँ पे, y में -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, u, y a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z। हाँ, ऐसे ही जब u में -3 करोगे तब k हो जाएगा, k में -2 करोगे तो p हो जाएगा, और p में -1 करोगे तो o हो जाएगा। ठीक, p में माइनस करोगे तो o हो जाएगा। ऐसे जब q में, ये वाला q जो है, ये वाला, ठीक, q में -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और p में +2 करोगे तो r हो जाएगा, r में -3 करोगे तो वो हो जाएगा, और o में +4 करोगे तो यस हो जाएगा। ऐसे ही अंक श्रृंखला दूसरा वाला सॉल्व करोगे तो जैसे दिया है इसमें देखो जो 9 है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 111 मतलब बी। फिर है 112 नंबर का क्वेश्चन, 313 का दिया है आइस इज कोल्ड। ठीक, इसको जब सब इसको लिख के कट करोगे तो इसमें 2 जो 2 है 294 का 2 ये नहीं कटेगा, और इसका जो निकल के आएगा कहाँ है, आइस इज विंटर, तो इसका आंसर इन हो जाएगा, मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इज, आई एस इज, ठीक, इज निकल के आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी विशेष कोड में प्लस को इतना लिखा जाता है और एटम को इतना लिखा जाता है तो कोड भाषा में पाम कैसे लिखा जाएगा। तो पी का होता है 6, यहाँ कहाँ गए, पी का 6, एल का 2, और यू का हो जाएगा 7, एस का हो जाएगा 5। ठीक, तो कह रहा है ऐसे सबका निकाल लो। ऐसे ही जब ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, टी का 8 हो जाएगा, ओ का 1 हो जाएगा, एम का 3 हो जाएगा। तब पाम का निकालोगे तो पी का 6, पी ये देखो ये पी का 6 है, पी का 6 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, एल का 2 हो जाएगा, एम का 3 हो जाएगा, तो सही मान 64 23 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब 114 नंबर का क्वेश्चन, अब आ गया हिंदी, तो पढ़ो हिंदी। कह रहा है 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था। तो ये रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1995 में दिया गया था। प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची में जैसे 2015 में राम दरस मिश्रा को दिया गया था, आग की हंसी के लिए कविता थी ये। 2016 में नसीरा शर्मा को दिया गया था, पारिजात उपन्यास के लिए। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को दिया गया, विश्व मीठा सरित सागर के लिए। 2018 में जो है चित्रा मृदुगल को दिया गया था, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए।
2019 में नंद किशोर आचार्य छेलते हुए अपने को कविता के लिए दिया गया। 2020 में अनामिका को दिया गया था। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए। फिर 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक नाटक के लिए। और 2022 में बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता के लिए। फिर है अगला क्वेश्चन है कि ये गद्यांश दिया, इसको ध्यान से पढ़ो और उसका उत्तर दो। चलो बच्चों दो। तो कह रहा है, पढ़ो इसको पहले। कह रहा है व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं यची रह सकी। आज खेलों का अपना एक एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने यह साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और ये कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों की भरमार रही है, लेकिन IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया है। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसों का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी ये साबित कर दिया है कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के इस दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी है। इस बात से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक हैं। इसमें कोडक जैसी कंपनी भी शामिल रही है, जिसने आधुनिक खेलों का साथ 1896 ईस्वी से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रायोजकों में कोका कोला भी थी, जो वर्ष 1928 से ओलंपिक के साथ जुड़ी हुई थी। इन 12 मुख्य आयोजकों की संयुक्त आमदनी जो है वो $866 मिलियन तक पहुंच गई है। तो इसका क्वेश्चन है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है, तो ये व्यवसायीकरण। फिर है अगला क्वेश्चन, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला, तो ये उद्योग से। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है, तो आम लोगों पर। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। कह रहा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुचाए। तो ता वर्ड की जो है ता अक्षर की कई बार आवृत्ति हुई, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक। आपको पता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये पद में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें कितने बारता है, 5 बार गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक। फिर कह रहा है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो क्या हो जाएगा, आज दिन भर वर्षा होती रही। इस वाक्य में दिन भर में क्रिया विशेषण अवयव है। ठीक। अब 122 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध रूप सबसे अच्छा विकल्प चुनो। कह रहा है आप नानी के घर जाओ, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप नानी के घर जाइए होगा। ठीक। कौन सा सही था ये, 122। फिर अगला क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो
कि एक छंद में 4 चरण होते हैं जो प्रायः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी माने क्या होता है? गीदड़ भभकी माने कोरी धमकी। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो श्री धातु से। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। कह हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य। तो आपको पता है कि हाथी ने केला खाया वाक्य का कर्मवाच्य में सही परिवर्तन हाथी द्वारा केला खाया गया होगा। मतलब कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो ये इसका। ठीक है, इसे का मतलब होता है, इसको अर्ध विराम बोलते हैं, एक बिंदी रख के, और अल्प विराम इसे कहते हैं ये वाले, और पूर्ण विराम इसे कहते हैं, और विस्मयादिबोधक आपको पता है इसको कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128 नंबर। कह रहा है कि दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन क्या हो जाएगा? कि दशानन जो बोलते हैं रावण को, इसका जब समाज विग्रह है 10 है आनंद, जिसके मतलब दशानन बहुब्रीहि समाज, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। तो आपको पता है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसका एक शब्द अनिवार्य हो जाएगा, और जो नहीं हो सकता उसको असंभव बोलते हैं। जो पूरे जीवन में आजीवन जो हो सकता है उसे संभव बोलते हैं। तो कह रहा है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके मतलब अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण का सूर्य। अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे गुलाबी, सूर्य, सोना, केसर, सूर्य का सारथी आदि होते हैं। फिर है 131 क्वेश्चन कि दिए गए 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और क्या हो जाएगा? अधिकरण में पै पर संबोधनीय परे होता है, तो अधिकरण का में पै पर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 132 नंबर। कह रहा 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें कह रहा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ये नहीं हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष। ठीक, और बाकी सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो आपको पता है कि आसन भूतकाल का उपयोग किया गया है इसमें। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई या खत्म हुई है, उस क्रिया को आसन भूतकाल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। कह रहा है अनु ने देख कर निबंध लिखा, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अनु ने देख कर निबंध लिखा, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, पूर्णकालिक क्रिया का उपयोग हुआ है। फिर 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रबंधकर्ती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प लिखिए। नेता का क्या हो जाएगा? नेता का जो बहुवचन होता है वो नेता ही होता है, क्योंकि कुछ शब्दों का एक वचन तथा बहुवचन समान होते हैं, जैसे दादा, नेता, पिता, हाथी, फूल, अध्यापक, कमल, ये सब। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतुएं।
फिर अगला क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो हो जाएगा संयुक्ताक्षर, मतलब 138 का संयुक्ताक्षर हो जाएगा। ठीक, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो संयुक्ताक्षर होता है। फिर 139 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो अंगाई अड़ानम होता है, तो अड़ा आ गया। फिर कह रहा है मतलब ना, मा और अड़ा ऐसे 3 व्यंजन जो नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। फिर 140 नंबर का क्वेश्चन है कि वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? जैसे यह करेला कड़वा है, तो यह करेला कड़वा है, यह मूलावस्था से है। जब विशेषण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है और उसकी तुलना नहीं की जाती है तब उस अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं, जैसे तेज, सुंदर, वीर, मधुर इत्यादि। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य, ठीक, प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो ये रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया था। एक था बाल कांड, अयोध्या कांड या अयोध्या कांड, बाल कांड, देखो पहला बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर है आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 142 नंबर का। 142 नंबर का क्वेश्चन है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता है कि रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि जो है पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष व बदलाव की गाथा है। प्रेमचंद्र का नाम धनपत राय श्री था। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कृतियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें से गोदान, कर्मभूमि, मानसरोवर, ईदगाह आदि है, जिसमें ईदगाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो ये कामायनी, ऑप्शन नंबर सी। परिमल किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नीरजा किसकी? महादेवी वर्मा की। अनामिका किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कामायनी तो अभी जो पूछा जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू झरना सब। फिर प्रश्न 4 में कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विच्छेद है। तो धर्मात्मा का धर्म धन आत्मा, तो धर्मात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत छोटे स्वर का परिवर्तन बड़े स्वर या मात्रा में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कौशल का दक्षता हो जाएगा। जैसे फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही विकल्प। जैसे अवगुण शब्द में अव उपसर्ग है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से जिनमें से उसको चुनिए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तो ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो ये सफल जो है प्रत्यय से नहीं बना है और सब बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो सूक्ति का सुधन उक्ति हो जाएगा, ठीक। सुधन उक्ति सूक्ति। फिर सूक्ति में इसमें दीर्घ संधि है। सूक्ति में देखो छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर 150 और लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन का विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है मुक्त। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।